दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों भूगोल का पहला चैप्टर है हमारा। देखिए भूगोल का हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों। देखिए एनसीईआरटी बुक की है। देखिए एनसीईआरटी बुक की वन शॉट वीडियो होने वाली है दोस्तों। वन शॉट वीडियो होने वाली है संसाधन एवं विकास। चैप्टर का हमारा क्या नाम है? पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो आज हम इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर भूगोल हमारे समझ में नहीं आता, तो आप लोगों को कैप्टिक स्टाइल में आप लोगों को हम समझाएंगे कि भूगोल का समझने का तरीका क्या होता है। आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है और समझना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमारा होता है, यहाँ पे देखिए संसाधन। संसाधन जो होता है, संसाधन के विषय में आज चर्चा करेंगे। संसाधन हमारा जो होता है, संसाधन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? संसाधन हमारा दो प्रकार से होता है। पहला प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। मतलब प्राकृतिक के द्वारा जो बनाए गए हैं उनको भी संसाधन बोलेंगे, और जो मानव द्वारा निर्मित चीजें उनको भी संसाधन बोलेंगे। प्राकृतिक में जैसे कि नवीकरणीय, अनवीकरणीय और सतत उपलब्ध और जैविक और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है जिसको मनुष्य नहीं बनाया है। और मानव कृत में क्या आते हैं? जैसे संरचनाएं और संस्थाएं, गुणवत्ता और मात्रा, ये सब चीजें मानव द्वारा निर्मित है जिसे मनुष्य बनाया है। नवीकरणीय में देखिए आ जाता है हमारा नाशवान और पुनरुपयोगी। तो ये सब जो मानव द्वारा निर्मित है और जो प्राकृतिक की देन है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, तो सबसे पहले हमारा देखिए आ जाता है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है और संसाधन विकास क्या होता है? संसाधन एवं विकास हम पढ़ेंगे। देखिए हमारा पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपस्थित है, संसाधन कहलाती है। मतलब कहना ये चाहती है, हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, जितने भी हमारे वस्तु हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो हमारी वस्तुओं को पूरा करती है, मतलब हमारे कामों में आती हैं, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपस्थित है, मतलब जिसको हम लोग बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। देखिए संसाधन हमारा क्लियर हुआ, जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित है और जो हम बना सकते हैं और जो हमारे काम में आती है, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो ये हमारा हो गया, क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है, देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का भी भाई कई वर्गीकरण हो गए। संसाधनों को अलग अलग वर्गीकरण हो गए। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, विकास के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैव अजैव, नवीकरणीय अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, और संभावित, विकास, भंडार और संचित कोष। इसी सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले पढ़ेंगे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसमें हम लोग आप लोगों को समझेंगे। देखिए समझाएंगे। देखिए ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिसमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य, प्राणी जात आदि। ऐसे संसाधन जो मंडल से प्राप्त हैं, जो मंडल से प्राप्त हैं, जिनमें जीवन होता है, जैसे जिनमें जीवन होता है, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य आदि, जिनमें जिसमें जीवन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। आप लोग याद हुआ, जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जीवन होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन क्या होता है? देखिए वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। अजैव संसाधन भाई वो कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। टेबल, कुर्सी, मेज आदि, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि भी जो निर्जीव चीज, जिनमें जीव नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो उसके बाद देखिए समाप्त्या के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण किसके आधार पर, समाप्त्या के आधार पर। तो चलिए देखते हैं, समाप्ति के आधार पर आ जाता है नवीकरणीय, नवीकरणीय आ जाता है। देखिए वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल आदि। किसको बोलेंगे, जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, देखिए वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनके निर्माण एक लंबे भौवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, कोयला आदि। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, खनिज, कोयला को हम एक बार जला देंगे तो वो राख बन जाएगा, उसे हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय में जिसे हम दोबारा ला सकते हैं प्रयोग में, उसे हम नवीकरण संसाधन बोलेंगे। तो चलिए आगे आ जाता है हमारा, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला हमारा आ जाता है, देखिए व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन आ जाता है, देखिए वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उदाहरण किसी किसान की जमीन, घर आदि। वैसे संसाधन जो व्यक्ति संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे हमारा गाड़ी है, हमारी खेत है, हमारे घर है, ये हमारा निजी पर्सनल चीजें हैं, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। तो दूसरा आएगा जाएगा हमारा, देखिए सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, उदाहरण खेल का मैदान, तालाब, सार्वजनिक पार्क आदि। वे संसाधन जो समुदाय के सभी लोग, सामुदायिक संसाधन मतलब समुदाय के सभी लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। जैसे खेल का मैदान, खेल के मैदान में किसी एक लोग का थोड़ी है कि हम लोग उनको नहीं मना कर देंगे कि वो नहीं खेल सकते, यहाँ पे ये सभी लोगों का है। जैसे तालाब सभी लोगों का, सभी लोग इसमें उपयोग कर सकते हैं भाई। सार्वजनिक पार्क, सभी लोग पार्क में बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, ये सभी लोग क्या कहलाएंगे, सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा, देखिए राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, देखिए किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, उदाहरण सड़कें, नदियां, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र आदि। सड़कें, नदियां, तालाब, बंजर भूमि, खनन आदि, ये सब किस में आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय मतलब सब राष्ट्र के संसाधन में आते हैं। उसके बाद चौथा मारा जाता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, देखिए तट रेखा के 200 मील दूरी परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, किसी भी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कितने, 200 मील तक खुले महासागरीय संसाधन, पूरे देश मतलब इसी में किसी का भी अधिकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इनकी निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा विकास के स्तर पर आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या, जैसे पहला हमारा है, देखिए संभावी संसाधन। संभावी संसाधन हमारा है पहला, देखिए पहला नंबर, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, मतलब उसका उपयोग नहीं किया गया, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, कोई भी वस्तु या कोई भी सामान किसी भी प्रदेश में विद्यमान है, मतलब वर्तमान में है परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया, तो उस क्या कहलाएगा, संभावित संसाधन कहलाएगा।
उसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है हमारा विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। क्या? वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा देखिए भूमंडलीय भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन तीसरा हमारा पर्यावरण में उपलब्ध हुए संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं भूमंडारित संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो पर्यावरण में संसाधन हैं और वो मानव के पहुंच से बहुत दूर है, मतलब मानव उसको सोच भी नहीं सकता, उसे हम क्या कहेंगे? भंडारित संसाधन कहेंगे। उसके बाद देखिए चौथा नंबर हमारा आ जाता है देखिए संचित संसाधन। संचित संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है संचित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनको उपयोग में लाया जा सकता है परंतु अभी उसको उपयोग में लाया नहीं गया है, हम ला सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संचित संसाधन कहेंगे। वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। उसके बाद अगला हमारा संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास हमारा क्या हो जाता है देखिए संसाधनों का विकास में देखिए मानव के अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्राकृतिक की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। मतलब मानव का कहना है कि ये संसाधन है जो ये प्राकृतिक की देन है, इसलिए मानव इसका अंधाधुंध मतलब आंख मूंद कर इसका प्रयोग किया, अंधाधुंध प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं हमारे जीवन में पैदा हो गई हैं। जैसे कि कुछ मानव के लालच, बस संसाधन का हास्य। उसके बाद संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे संसाधन दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। जो अमीर लोग हैं संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको प्रयोग में नहीं ला सकते। उसके बाद देखिए संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। ये सब क्या हो गए हैं? उसके जरूरतें। उसके बाद हमारा आ जाता है देखिए सतत पोषणीय क्या होता है दोस्तों? संसाधनों को ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। सतत पोषणीय विकास कहते हैं। किसको कहते हैं? जो मतलब संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग जो केवल हम नहीं हमारी अगली पीढ़ी की भी आवश्यकताओं को पूरी कर सके, उसे हम सतत पोषणीय कहते हैं। जैसे हम वृक्ष लगाए, हम वृक्ष लगाएं उसका हम तो ऑक्सीजन हमें भी तो देगा और हमारे अगली पीढ़ी को भी ऑक्सीजन वो देगा। इसको हम क्या कहेंगे? सतत पोषणीय। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है देखिए यहाँ पे ऐसा उपाय एवं तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। किसके द्वारा? ऐसा उपाय तकनीकी जिसके द्वारा संसाधन उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। उसके बाद अगला हमारा जाता है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है? देखिए संसाधनों के मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बताने समय टेक्नोलॉजी कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। मतलब टेक्नोलॉजी का और कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखकर जो संसाधन के समुचित विकास करने के लिए जरूरी है इसको ध्यान में रख कर बताना जाया चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा आ जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। प्रथम पंचवर्षीय जब हुई थी
तभी से भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। मतलब कि लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य रहा है, सोच रही है कि ये हम करेंगे जरूर। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे, देखिए भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है, देखिए पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। दूसरा देखिए उपर्युक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे के सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। दूसरा तीसरा हमारा देखिए क्या है, तीसरा हमारे संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। संसाधन के नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही भी तालमेल बैठाना। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है, देखिए संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण आगे आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, देखिए संसाधनों का उचित प्रबंधन, ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा जा सके। मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है, हमें उनका भी ख्याल रखे, जल का, भूमि का, वनस्पति का और मिट्टी का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतों का पूर्ण पूर्ण हो सके, जरूरतें भी पूरी हो सके। जैसे कि देखिए हमारे इस मैप में, जैसे कि मैप में देखिए ये हरा वाला जो पैराग्राफ है, देखिए मतलब हरा वाला चित्र है, ये देखिए इसमें क्या है, वन और पर्वत और वन है। यहाँ पे देखिए वन और पर्वत है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है, देखिए ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है ये। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पे है, देखिए लाल और पीली मिट्टी, ये जो पूरा क्षेत्र हमारा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये हमारी लाल और पीली मिट्टी है। लाल और पीली मिट्टी हो गई। उसके बाद काली मिट्टी, काली, ये पूरा क्षेत्र जो हमारा है ये हमारी काली मिट्टी है। ये देखिए पूरा जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी हमारी। यहाँ पर देखिए लेटरलाइट मिट्टी, लेटरलाइट मिट्टी कहाँ पे है, लेटरलाइट मिट्टी, लेटरलाइट, ये जो निचला क्षेत्र है यहाँ पे लेटरलाइट मिट्टी है। और शुष्क, शुष्क कहाँ पे है, देखिए ये यहाँ पे हमारा शुष्क मिट्टी है, यहाँ पे शुष्क मिट्टी है। मैप के हिसाब से आप लोग समझ लेना। देखिए उसके बाद अगला हमारा आ जाता है, देखिए भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है, देखिए भू संसाधन के बारे में हम समझेंगे। देखिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। ये सभी चीजें भूमि पर ही आधारित हैं। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा आ जाता है, भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका सावधानी से योजनाबद्ध तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए हमारा मतलब हमको इसका उपयोग सावधानी बरत कर इसका प्रयोग करना चाहिए। जहाँ भी प्रयोग करें सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए भारत में भूमि संसाधन। भारत में भूमि संसाधन लगभग 43% क्षेत्र मैदान है। मतलब 43% मैदान हमारा क्षेत्र है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। जो कृषि के लिए सुविधाजनक है, कृषि के विकास के लिए, मतलब हम लोग जो विकास करना चाहते हैं उसके लिए सुविधाजनक है। लगभग दूसरा हमारा देखिए लगभग 30% क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत है, जो बारहमासी नदियों का प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। 30% में हमारा क्या है, पर्वत क्षेत्र है, बारहमासी जो नदियां बहाती रहती हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। तीसरा हमारा आ जाता है, देखिए लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिजों, जीवाश्म और ईंधन और वनों का अपार कोष है। मतलब 27% हमारा क्या है, पठारी क्षेत्र है। उसके बाद चलिए देखते हैं भू उपयोग। भू उपयोग हमारा देखिए भू उपयोग आ जाता है। उसके बाद देखिए
भू उपयोग में देखिए पहला नंबर हमारा है, देखिए भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। दूसरा भू दूसरा भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व वन और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, पेड़ों के आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, बंजर तथा अयोग्य भूमि, गैर किसी प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पार्थिव भूमि। पार्थिव भूमि क्या होती है? वर्तमान प्रति जहाँ कृषि एक वर्ष उससे कम खेती ना की गई हो, मतलब उसमें खेती ना की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव भूमि। पार्थिव भूमि बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। भारत में भू उपयोग के प्रारूप के प्रकार, जैसे कि देखिए भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। इनको वो करने के लिए, निर्धारित करने के लिए सभी ये चीजें शामिल हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है भू निम्नीकरण के कारण। भू निम्नीकरण के कारण क्या होते हैं? जैसे खनन, खुदाई करके छोड़ देना, ये क्या है? खनन कहलाएगा। अतिचारण, जानवर के लिए चारागाह अतिचारण कहलाता। अति सिंचाई, खेतों में अधिक पानी देने से जमीन खराब हो जाती है। औद्योगिक प्रदूषण, कारखाना या धुआं से अपशिष्ट पदार्थ। वनोन्मूलन, वनों में आग लगाने से वनोन्मूलन हो जाता है। उसके बाद अगला हमारा जाता है भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि संरक्षण के उपाय देखिए वृक्षारोपण करके, पशुचारण से और खनन से। देखिए वृक्षारोपण में अधिक से अधिक वृक्ष या पौधे लगाना, पशुचारण में नियंत्रण करना, पशुचारण नियंत्रण करना, खुदाई को रोकथाम, खुदाई जो होती है उसको रोकना चाहिए हमें। उसके बाद देखिए आ जाता है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या होता है हमारा? देखिए मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती की होती है। मिट्टी ही कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। मिट्टी से ही हमें खेती होती है और मिट्टी ही जीवों के प्राकृतिक आवास है, जिसे हम मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, ये किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है मृदा का निर्माण। देखिए मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों वर्ष लग जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, कई हजारों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा का निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन, ठीक है। तीसरा नंबर आ जाता है हमारा, देखिए इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अभी योगदान होता है। उसके बाद देखिए मृदा के प्रकार आ जाते हैं हमारे, देखिए लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटरलाइट मृदा, काली मृदा, वन मृदा और मरुस्थलीय मृदा और जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हेडिंग हम डाल लेंगे, जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए जलोढ़ मृदा भारत में लगभग 45% क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तत्वों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगर एवं नई जलोढ़ खादर बहु उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलें के उपयोगी होता है। ये किसके लिए उपयोगी होता है? गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है जलोढ़ मृदा। उसके बाद अगली आ जाती है हमारी काली मृदा। आगे हमारा आ जाता है काली मृदा। काली मृदा हमारा देखिए इसका रंग काला होता है तथा इसे
रेगर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर मृदा। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है इसमें। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण होता है इसका। आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों या पत्थरों पर पाई जाती है। पठारों पर क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मलवा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं ये मिट्टी है। उसके बाद आ जाता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी देखिए हमारी लोहे की खानों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी हो जाता है इसका। अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी होती है ये। चूने के इस्तेमाल में उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में ये पाई जाती है लाल मृदा एवं पीली मृदा। उसके बाद आ जाता है देखिए लाइटर राइट मृदा। उच्च तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है ये। और ये देखिए चाय व काजू के लिए उपयुक्त कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा देखिए मरुस्थलीय मृदा क्या होता है? इसका रंग लाल व भूरा होता है। रेतीली तथा लवणीय होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जलवाष्प की दर अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है इसको। उचित सिंचाई के द्वारा और उपजाऊ बनाया जा सकता है। उपजाऊ मतलब बनाया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए खादर एवं बांगर में अंतर। खादर एवं बांगर क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ा होगा पीछे, खादर और बांगर का नाम सुना होगा, उसी के बारे में हम जानेंगे। इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। बांगर एक साइड है, एक साइड खादर है। देखिए तो बांगर में पहले देखेंगे पहला नंबर, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। खादर जो होती है नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर बोलते हैं। दूसरा इस तरफ है देखिए, यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। और खादर की तरफ देखेंगे, यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। मतलब ये मृदा बांगर मृदा नदी से दूर, काफी दूर पाई जाती है। और खादर मृदा जो होती है नदी के इलाके मतलब नदी के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा नंबर, यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। खादर की तरफ देखेंगे, देखिए यह मृदा बहुत उर्वरक होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। मतलब ये खादर अत्यधिक उपजाऊ होती है और बांगर उपजाऊ नहीं होती है। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए मृदा अपरदन से क्या समझते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम समझेंगे। मृदा के कटाव और उसकी बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा की कटाव जैसे नदी के किनारे धीरे धीरे मिट्टी कट कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? मृदा अपरदन कहेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये इसके कारण देखिए, इसके कारण देखिए पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। दूसरा है अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाया जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। सोपान मतलब खेती की जाती है, मतलब धान की खेती होती है जो सीढ़ीदार के क्षेत्रों में की जाती है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों
में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर कर देती हैं। मतलब घास उग जाएगी तो उसमें मिट्टी जब पड़ेगी तो वो मिट्टी मतलब पानी जब पड़ेगा तो मिट्टी उसमें बहुत कम कटेगी। उसके बाद अगला आ जाता है, देखिए हमारा पर्वतीय ढालों पर जल प्रवाह की खेती को काम में लगाने के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है, अभी आपने सुना अवनालिका, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि अवनालिका क्या होता है। अवनालिका क्या होता है, आप लोगों को प्रश्न पूछने से पहले मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए देखिए अवनालिका क्या होता है। बहु बहता हुआ जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। बहता हुआ जल, जैसे जल बहता है जिस स्थान में, आप लोग देखते होंगे वहां पर धीरे धीरे मिट्टी कट कर वो गहरी हो जाती है। वहां पे मिट्टी साइड कट कर बह जाती है और वहां पे गहरा हो जाता है। वो जो गहरा हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अवनालिकाएं कहते हैं। तो धन्यवाद। आई होप कि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं पार्ट 2 में, भूगोल पार्ट 2 में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।